बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। आज की वीडियो में दो अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करूँगा। सादत अमीन केस में इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है, इसके हवाले से गुज़श्ता रोज़ सदीक़ जान साहब के साथ मैंने वीडियो में तफसील से बात की थी कि ये केस क्या है और इसके हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है। बहुत सारे लोगों ने उसके हवाले से कुछ सवालात भी किए, उन सवालात का जवाब देने की भी कोशिश करूँगा। और जिन लोगों को उस केस की ज़्यादा तफसील नहीं मालूम और वो मुकम्मल तफसीलात देखना चाहते हैं तो वो इससे पहले वाली जो वीडियो है उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में मैं उसको क्विकली जो है कोशिश करूँगा कि उस जो फैक्ट्स हैं उस केस से रिलेटेड वो मैं बता दूँ। इसके अलावा जो है वो एक इंतहाई अहम मामला जिसके हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुसलसल आवाज़ उठा रहे थे, बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने मुझे भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस के नीचे कमेंट करके कहा कि इसके ऊपर बात करूं। और अब जो है वो फाइनली ये डिसीजन हो गया है। अभी फ़िल वक्त जो है वो फ़ैसला पंजाब और केपी ने किया है कि ट्रांसपोर्ट को मंडे से जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दिया जाएगा, कुछ SOPs को फॉलो करना होगा। और सिंध ने जिस तरीके से हमने देखा कि अभी तक जो है वो हमें सिंध वाहिद सूबा है जो हमें किसी भी पॉलिसी कोविड-19 के हवाले से पॉलिसी है उसमें फ़ौरी तौर पर वफाक के साथ, PTI की हुकूमत के साथ, दीगर सूबों के साथ जो है वो मैच करता हुआ नज़र नहीं आता। सिंध ने कुछ फ़ैसले जो हैं वो देर से अमल दरामद किया उनके ऊपर जो कि वफाक ने लिए थे। कुछ फ़ैसले जो हैं सिंध ने पहले लिए और उसके बाद जो है वो दीगर प्रोविंसेस उस पर शामिल हुए। लेकिन ये तयशुदा बात है कि एक यूनिफॉर्म्ड पॉलिसी, एक जो मुश्तरका पॉलिसी है वो हमें पूरे मुल्क में नज़र नहीं आई। एक वाज़ेह किस्म की जो है वो डिवीज़न नज़र आई। ये दुरुस्त है कि हर एक को अपने हालात, सूबाई जो इंतज़ामी यूनिट्स हैं उनको अपने हालात को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज़ का जो है वो इंतखाब करना है। लेकिन ये ग्लोबल पेंडेमिक जो है, जो कि पूरी दुनिया इसके शिकार है, जब आप मुल्क की बात करते हैं तो उसमें एक यूनानिमिटी जो है वो नज़र आनी चाहिए। अफसोस की बात है कि उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरह शुरू में सिंध जो है उसने ट्रांसपोर्ट को बंद किया और गुड्स ट्रांसपोर्ट जो हैं उनको भी रोक दिया ट्रांसपोर्ट के नाम पे। और कुछ जगहों पर आटे की, कुछ जगहों पर कुछ ज़रूरी अशिया की किल्लत पैदा हुई और उसके बाद वफाक की जानिब से बारहा ये मामला उठाने के बाद सिंध हुकूमत ने गुड्स जो ट्रांसपोर्ट है उसको अलाउ किया और वो जो मसला आ रहा था वो मसला फिर हल हुआ ट्रांसपोर्ट के हवाले से। लेकिन एक अबहाम जो है वो मौजूद है, उस अबहाम के हवाले से भी बात करूंगा कि क्या मसाइल हैं। लेकिन पहले जो है वो सादत अमीन केस पर आ जाते हैं कि एक बदनुमा दाग की सूरत में ये ख़बर सामने आई और मैंने जिस तरीके से पिछली जो है वीडियो उसमें भी कहा कि मुझे बाकायदा उस केस की तफसीलात पढ़ते हुए झुरझुरी आ गई कि इस किस्म का वाक़या हुआ। एक शख्स जो है वो इंटरनेशनल रैकेट जो कि पोर्नोग्राफ़ी, चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी का जो एक इंटरनेशनल बच्चों की नाजेबा तस्वीर, वीडियोज़, उसका डार्क वेब के ऊपर उसका काम करता था। वो तस्वीर और वीडियोज़ बेची जाती थी। उसमें एक शख्स मुलव्वस था, उस इंटरनेशनल माफिया का हिस्सा था। उसको एक तो जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया उसमें ज़ाहिर है कि दाद देनी बनती है FIA को। रिकॉर्ड टाइम में 1 साल के वक्त में उस शख्स को जो है वो सज़ा भी सुना दी गई और साइबर क्राइम एक्ट में जो मैक्सिमम सज़ा थी वो 7 साल कैद बामुशक्कत और 12 लाख रुपए जुर्माना, ये दोनों सज़ाएं जो हैं वो उस शख्स को सुनाई गई क्योंकि एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग था। लेकिन फिर होता ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में उसकी जो है वो अपील लगती है ज़मानत की और उसमें प्ली ये ली जाती है। सदीक़ जान भी इस हवाले से तफसील बता चुके हैं मेरी वीडियो में भी, और उन्होंने ख़ुद भी वीडियो किया उसमें उन्होंने तफसील बताई है कि उस शख्स को जो है वो मैं आपको केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि नॉर्वे की एम्बेसी है, उसने 2017 में पाकिस्तान की हुकूमत को राब्ता किया और कहा कि यहाँ पर कोई शख्स है सरगोदा में जो कि हमारे पास पकड़े गए कुछ मुजरिम हैं, कुछ मुलजिम हैं जो हमने पकड़े हैं जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी का काम करते हैं। और इस रैकेट में जो है वो पाकिस्तान से वो कुछ वीडियोज़ और तस्वीर परचेज़ करते हैं और यहाँ पर कोई एक शख्स है उसको फिर ट्रेस किया गया। FIA के साइबर क्राइम विंग ने इसको टेकअप किया। आसिफ इकबाल एक इंतहाई अच्छे ऑफिसर माने जाते हैं FIA साइबर क्राइम के। उन्होंने इस केस को और इस तफ्तीश को लीड किया और जब वो तफसीलात सामने आई तो वो चौंका देने वाली तफसीलात थी। उसके जो कंप्यूटर रिकॉर्ड्स हैं, जो उसके लैपटॉप है, उसका मोबाइल फ़ोन है, उससे 6,57,000 फ़ाइल्स जिसमें वीडियोस थी, जिसमें तस्वीर थी वो बरामद हुई। 24 पाकिस्तानी बच्चों की शनाख्त हुई उनमें से कि जिनकी तस्वीर और वीडियोस शामिल थी। उसके अलावा
जो है वो दीगर कौमियतों के दीगर ममालिक के लोग भी थे जिनकी बच्चे थे, जिनकी तस्वीर मौजूद थी। तो इस शख्स ने जो है वो $40,000 रिसीव किए। ये वो एविडेंस था जो कि अटैच किया गया है। इसके 6 से 7 लोगों के साथ बैनुल अक़वामी राबते इस्टेब्लिश हुए, उसकी चैट्स मौजूद हैं जहाँ पर इसने ना सिर्फ बेचने के हवाले से सौदा वगैरह किया है बल्कि 4 बच्चों को भी बेचने का ये उनके साथ कमिटमेंट कर चुका था, और उनके वालिदैन को ये कह कर के इनको एजुकेशन के लिए बाहर भिजवाना है, ये पढ़ेंगे, और उस हवाले से बात करके इनको बाहर भिजवाने के बंदोबस्त में और तैयारी में ये शख्स मसरूफ़ था और इसको धर लिया गया। उसके बाद 1 साल के लिए ये मुकदमा चला और अप्रैल 2018 में इस शख्स को ये सज़ा सुना दी गई। फिर ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट में एक अपील हुई, और अपील जो है वो जस्टिस फ़ारूक हैदर की कोर्ट में हुई, और उन्होंने बेल ग्रांट कर दी। बेल की जो प्ली एटलीस्ट जो रिपोर्ट हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। जो रिपोर्ट हुआ है मुख्तलिफ़ न्यूज़पेपर्स में इंक्लूडिंग डॉन न्यूज़, उसमें ये कहा गया है कि इसमें जो इसके सादत अमीन के वकील हैं उन्होंने ये प्ली ली कि ये केस जो है वो मुलजिम जो है वो मुजरिम जो है वो अपनी आधी से ज़्यादा मुद्दत पूरी कर चुका है और मेन अपील की जो है उसकी सुनवाई नहीं हो रही, अभी तक वो फ़िक्स नहीं हुई हेयरिंग के लिए, तो इस शख्स को जो है वो ज़मानत दे दी जाए। दूसरा उन्होंने ये प्ली ली कि ये जो FIA साइबर क्राइम विंग की एक ऐसा शख्स जो कि ख़ुद एतराफ़ कर चुका है, प्रोग्राम में एतराफ़ कर चुका है कि हाँ मैं इस काम में मुलव्वस था, और उसने उसका एतराफ़ जुर्म मौजूद है, उस शख्स के हवाले से उनके वकील ने यह मौक़िफ़ लिया कि FIA साइबर क्राइम विंग की जो तफ्तीश थी वो फॉल्टी थी, और दूसरा ये कि FIA साइबर क्राइम विंग जो है वो नाकाम रहा नॉर्वे में और दीगर ममालिक में मौजूद ये इस इंटरनेशनल रैकेट को गिरफ़्तार करके इनको उनके बयानात कलम बंद करने से, तो इसलिए इसको बेल ग्रांट कर दी जाए, और लाहौर हाई कोर्ट से रिपोर्ट ये हुआ कि उसको बेल दे दी गई है। आज फिर जो है वो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इस पे आला अदलिया जो है उसने ज़ाहिर सो मोटो नोटिस नहीं हुआ है इसके ऊपर, लेकिन वो इन्वॉल्व हुए हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफ़िस में इसके हवाले से मीटिंग हुई, गुज़श्ता रोज़ भी हुई, आज भी हुई, और आज जिस वक्त ये हुई ये मामला उस वक्त तक इतना फ्लेयर अप हो गया था, इसको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आवाज़ उठाई गई। बहुत सारे जो हैं मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, उन्होंने इसके ऊपर बात की। उसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर वीलॉग करते हैं लोग, उन्होंने बात की। उनकी बात करने के बाद असल में जो फिर इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप हुआ, BBC जो है उसने इस स्टोरी को रिपोर्ट किया, दीगर बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया, और प्रेशर इंटरनेशनली इतना बढ़ गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान में जो जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और धब्बे के सूरत में ये केस मौजूद रहेगा। तो फिर आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, और उस प्रेस रिलीज़ में ये कहा गया है कि जो बेल है वो रिपोर्ट तो हुई है, लेकिन ऐसे ऑर्डर अभी तक हाई कोर्ट से कोई बाहर नहीं आए उसको जेल से रिहा करने के लिए। रिहाई के हवाले से अभी तक अहकामात जारी नहीं हुए, और साथ ही जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से ये पैगाम जो है अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भेजा गया कि ये केस जो है 19 तारीख को दोबारा हियरिंग के लिए फ़िक्स कर दिया गया। तो अब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस है उसने ये कहा है कि वफाक ये फैसला कर चुका है कि इस केस में बेल की जो ग्रांट ऑफ बेल है उसके हवाले से, उसको रिजेक्ट करने के हवाले से वो अपील करेंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये बेल जो है वो ग्रांट ना की जाए, ज़मानत ना दी जाए ऐसे शख्स को जो कि मासूम बच्चों को वरगला कर उनके इस किस्म की नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोज़ बनाता था, उसको बेचता था, उसमें मुलव्वस था, बच्चों को बेचने का फ़ैसला कर चुका था। 164 के बयानात मौजूद हैं, 11 जो है वो विटनेसेस एनी शाहिद और जो गवाहान हैं वो मौजूद हैं इन तमाम वाक़यात के, जिन्होंने इसके हवाले से तफसील दी थी। तो ये मामला जो है वो अब 19 तारीख को यानी मंगल के रोज़ दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में होगा, जहाँ पर FIA भी के साइबर क्राइम विंग जो है वो भी पेश होगा, साथ में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिस है वो भी वफाक की तरफ से ये दरख्वास्त करेगा कि ये जो ज़मानत दी जा रही है ये ज़मानत ना दी जाए, मनसूख की जाए। एक तो ये बेहतर एक अच्छी ख़बर है कि उसको रिहा नहीं किया जा रहा और
मुझे और मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी को, हर वो शख्स जिसके घर में बच्चे हैं, घर में बच्चे नहीं भी हैं, जो इंसान है, जिसका इंसानियत से ताल्लुक़ है, एटलीस्ट वो जो है उसकी दुआ यही होगी कि एक ऐसा शख्स जो अपने मुंह से इस तमाम मामले का एतराफ़ कर चुका है, जिसके पास से ये तमाम शवाहिद और सबूत मिले हैं, उसको सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो इंटरनेशनल रैकेट जो कि पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, वो कोई हमारी एजेंसी जो है उन लोगों को गिरफ़्तार करके एविडेंस के तौर पर नहीं पेश कर सकी। तो ये जो है मेरा ख़्याल है कि एक मजाक होगा इंसाफ के साथ कि अगर इस ग्राउंड के ऊपर उस शख्स को जो है उसकी सज़ा को सस्पेंड करके उसको रिहा कर दिया जाए। एक तो ये बात हो गई। और उसके हवाले से जो इस केस के तफ्तीश करने वाले हैं आसिफ इकबाल, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर भी मैसेज जो है वो 2-3 मैसेजेस के हवाले से किए। उन्होंने शुक्र अदा किया खुदा का कि ये मामला जो है उस तरीके से नहीं हुआ। फिर जो है वो इस केस में वो ख़ुद पेश भी होंगे। तो ये मामला तो था सादत अमीन के हवाले से। दूसरा मामला ट्रांसपोर्ट के हवाले से, एक तो ये कि PIA ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं जो कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, अंदरून मुल्क परवाज़ें वो शुरू कर दी हैं। तो उनके किराए जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उन्हें एक पैसेंजर को जो है वो एक सीट छोड़कर एक पैसेंजर बिठाना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का काम है कि वो फैसिलिटेट करे लोगों के लिए। अगर वो रिलीफ़ पैकेज दे रही है 1,000 अरब से ज़्यादा का, 1100-1200 अरब का जो है वो पैकेज दे रही है, तो यहाँ पर भी आवाम ही की बात है। जो इवन जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, हर डोमेस्टिक फ़्लाइट को इस्तेमाल करने वाला शख्स भी ऐसा नहीं कि उसके पास कोई पैसा जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो आप उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग भी ट्रैवल करते हैं जिनकी मजबूरी होती है, जिनके पास उतने वसाइल नहीं हैं, उसका ख्याल रखना चाहिए। जो एयर फेयर है, जो कि टिकट का जो किराया है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो थोड़ा सा मुनासिब होना चाहिए। अब आ जाते हैं जो लोकल ट्रांसपोर्ट पंजाब में खोलने का फ़ैसला किया गया और KP उसको फॉलो करेगा। सिंध भी अब आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि इस जानिब आ रहा है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। जिस वक्त पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगी, टैक्सीज़ चलने लग जाएंगी, रिक्शा चलने लग जाएगा, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट है, एक शहर से दूसरे शहर बसें जो चलती हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी। उसके SOPs फाइनलाइज़ हुए। उसके हवाले से मैंने मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, क्लास फेलो हैं नादिर बलोच, वो ख़ुद भी एक ट्रांसपोर्टर हैं। मैंने उनसे बात की, उनसे पूछा कि क्या SOPs तय हुए हैं, तो वो ख़ुद भी 1-2 मामले के ऊपर अब हम का शिकार है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ हुकूमत ने किराया कम करने के हवाले से बात की है, और किराया कम करने पे ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ ये था कि हम 10% किराया कम करेंगे, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस तो कम हुई हैं, लेकिन उनकी जो टायर की प्राइस है, जो उनके जो स्पेयर पार्ट्स की प्राइस है, जो दीगर मोबाइल है या दीगर चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट में मौजूद, वो जो है उसका तयन डॉलर की कीमत से होता है, और डॉलर की कीमत जो है वो उसी तरीके से मौजूद है। तो उनको जो है वो ट्रांसपोर्ट के फ्यूल की मद में तो कमी मिली है, लेकिन फिर फाइनली उन्होंने एग्री कर लिया इस बात पे। लेकिन वो ये कह रहे थे कि अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ ये मामला कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जा रहा है कि अगर 70 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है एक बस में, तो उसमें 35 बंदे बिठाए जाएंगे। तो जो एक इजाफी सीट है उसका किराया जो है वो ट्रांसपोर्टर की जेब पर पड़ेगा या ट्रैवल करने वाले पैसेंजर की जेब पे पड़ेगा। अगर पैसेंजर की जेब पे पड़ेगा तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये 20% लेस हो रहा है किराया, तो एक जगह का अगर 1,000 रुपये किराया था वो अब कम होकर 20% कम होकर 800 रुपये हो जाएगा। लेकिन जब उस शख्स को 2 सीटें लेनी पड़ेंगी तो वो 1,600 रुपये किराया पे करेगा, विच इज़ अगेन यानी कि 1,600 रुपये, जिसका मतलब है 600 रुपये इजाफी, पहले से भी 600 रुपये ज़्यादा उस शख्स को देने पड़ेंगे ट्रैवल करने के लिए। ईद का मौका आ रहा है, उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं जो बड़े शहरों में सिर्फ अपने रोज़गार के सिलसिले में मुकीम होते हैं, या उनकी फैमिलीज़ किसी गाँव में किसी और शहर में रह रही होती हैं, या उन्होंने अपनी पूरी फैमिली यहाँ रखी होती है, लेकिन वो अपने गाँव या अपने आबाई शहर जाकर ईद वगैरह करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ज़ाहिर है इस हवाले से कुछ मसाइल होंगे। लेकिन इसमें एक पहलू ये भी ज़रूर है कि जो मैंने अपने तौर पर ऑब्ज़र्व किया, मैंने जाके ख़ुद भी देखा, इस दौरान मेरा साउथ पंजाब का चक्कर लगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद थी, बसें बंद थी, लेकिन ये बात तो सबको मालूम है कि लोग गाड़ियां करवा कर, एक आप कार करवाते हैं उसमें 4 बंदे, एक ड्राइवर बैठा होता है, 4 बंदे ख़ुद को जाहिर करते हैं कि हम एक ही फैमिली से हैं, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया उससे डबल 2 गुना 3 गुना किराया दे के वो एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर रहे थे। तो ये ट्रैवलिंग जो है
वो इस सारे दौरान रुकी नहीं। बहुत सारे लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है कि जो लॉकडाउन है उसकी जो प्रैक्टिस है वो उस तरीके से नहीं हुई है साउथ पंजाब में, और इवन बड़े शहरों से हटकर आप छोटे शहरों में चले जाएं, वहाँ पर शुरू में सख्ती ज़रूर थी, लेकिन बाद में तो तकरीबन रिलैक्स हो चुका था सारा मामला, और ये लोग इस तरीके से ट्रैवल कर रहे थे और ऑलरेडी 2 गुना 3 गुना प्राइसेस के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे। तो अब जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलेगी तो अगर वो किराया 600 रुपये इजाफी भी कुछ दिन देना पड़ता है, या फिर कुछ और यानी कि चंद 100 रुपये इजाफी देना पड़ता है, तो शुरू में तो शायद ये मसला जो है वो लोगों को खुलने की ट्रांसपोर्ट खुशी में, क्योंकि उनके ऊपर एक इजाफी बर्डन पड़ा हुआ था, समझ ना आए, वो इजीली इसको अफोर्ड कर लें, लेकिन बाद में ये बड़ा मसला बनेगा। इसके हवाले से हुकूमत जो है उसको सोचना होगा कि ये कितना बर्डन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसेंजर्स पर, कितना ट्रांसपोर्टर पर, और क्या गवर्नमेंट जो है वो इसके हवाले से कोई जो है वो फ़ैसला कर सकती है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो अगर 116 रुपये लीटर फ्यूल था और वो कम कर दिया है हुकूमत ने, और अब 80-82 रुपये 84 रुपये लीटर जोन्स के हिसाब से होता है, 82 रुपये भी मिल रहा है, 84 रुपये भी मिल रहा है कुछ जोन्स में। तो वो अगर फ्यूल की प्राइसेस इतनी कम हुई हैं तो उसके हिसाब से किरायों में कमी होनी चाहिए, लोगों को इस हवाले से रिलीफ मिलना चाहिए। ये 2 इंतहाई अहम इशूज़ थे जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता था। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।